मैम, मैंने आपसे इंटरनेट के उपयोग के दौरान होने वाले खतरों के बारे में काफी कुछ जाना है। क्या वो सब यही हैं जिनके बारे में जानना है? दरअसल राजेश, अभी हाल फिलहाल में कुछ नए तरह के खतरे भी सामने आए हैं। अच्छा, तो कुछ नए खतरे भी आ गए हैं जो संदिग्ध कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। हाँ राजेश, मैं उनमें से कुछ के बारे में तुम्हें बताती हूँ। अब तक तुम जान गए हो कि साइबर स्पेस किसी सामान्य उपयोगकर्ता और बुरे इरादे वाले व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है। साइबर अपराधी उसका फायदा उठाते हैं और उस माहौल में खतरा पैदा कर उसका लाभ लेते हैं। हमेशा की तरह बेकसूर उपयोगकर्ता उनके मुख्य शिकार होते हैं। विभिन्न माध्यमों से वो उपयोगकर्ता के निजी सिस्टम में घुसपैठ कर डेटा चोरी या खराब कर देते हैं। पिछले पाठों में हमने खतरों के बारे में चर्चा की जो ज्ञात हमले हैं और देखा कि वो किस तरह ज्ञात संचालन प्रणाली को प्रभावित करते हैं या एप्लीकेशंस में कमियों का फायदा उठाते हैं। पर अब जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, वैसे वैसे साइबर खतरे भी बढ़ गए हैं। नई नई चीजें सामने आ रही हैं और हमलावर किसी के निजी सिस्टम में घुसने के लिए नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगे हैं। खतरे का रूप अब अज्ञात स्रोत से होने वाले हमले ने ले लिया है, जो अज्ञात या उन कमियों का फायदा उठाता है जिन्हें ठीक नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि नए खतरों से हम अपने सिस्टम को नहीं बचा सकते, नंदिता मैम? ऐसा नहीं है। नए खतरों से भी बचने के कई उपाय हैं। मूल खतरों से बचाव के लिए साइबर में शुद्धता और उपयोगकर्ता के पास कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती थी। पर नए साइबर खतरों से निपटने के लिए कई चरणों में सुरक्षा जरूरी है, जिनमें खतरों की गंभीरता, ज्ञान और आवश्यक निपुणता जैसे सुरक्षा कवच शामिल हैं। एक पेशेवर के रूप में तुम्हें इन खतरों का पता लगाने और हमलों का जवाब देने का कौशल होना चाहिए। उनसे निपटने में जरूरी कौशल विकास के लिए अलग से पाठ्यक्रम की जरूरत है, जिसमें प्रयोगशाला में प्रशिक्षण भी शामिल है। ये पाठ्यक्रम क्या है मैम? तुमने दृश्य में अभिनेता के बारे में सुना है? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें इनके बारे में। दृश्य में अभिनेता से मतलब है उन हमलावरों से जो नेटवर्क के जरिए किसी दूसरे के सिस्टम में घुसना चाहते हैं। अच्छा, तो इस तरह वो नेटवर्क के माध्यम से सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं। हाँ राजेश, मैं इनके बारे में तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। चलो पहले ये जानते हैं कि साइबर स्पेस में गलत कार्यों के लिए लोगों को क्या चीजें प्रेरित करती हैं और वे असल में हैं कौन। ऐसे लोगों की सूची में सिर्फ साइबर अपराधी ही नहीं, बल्कि ISIS जैसे आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। ये संगठन लोगों को कट्टरपंथी बनाने में विश्वास करते हैं। ये संगठन इंटरनेट का उपयोग अपने घोषणा पत्र के कट्टरपंथी संदेशों से अधिक लोगों को लुभाने के लिए करते हैं। झूठे अर्थों में कट्टरता का क्या मतलब है मैम? हाँ, इस तरह के संगठन जो दुनिया के लिए विनाशकारी हैं, यही सब करते हैं। कट्टरवाद का मतलब है इंटरनेट के जरिए राजनैतिक या सामाजिक मुद्दों पर किसी को कट्टरपंथी बनाने के लिए उकसाना। वो वैसी मानसिकता वाले युवाओं को भर्ती करते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां छोटे बच्चों को इस तरह के प्रचार से आकर्षित किया गया और बाद में उन्हें कट्टरपंथी बना दिया गया। आखिर में पूरी दुनिया से ऐसे लोगों को ISIS में शामिल किया जाता है और उन्हें व्यर्थ की लड़ाई में झोंक दिया जाता है। कई दूसरे प्रकार के उपयोगकर्ता भी ऐसा काम करते हैं। ज्यादातर विभिन्न देशों की गुप्त सेवाओं के लोग जो दुश्मन देश की जानकारी हासिल करने
और अपनी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं। इसी तरह रक्षा और सैन्य संगठन भी अपने दुश्मनों पर नजर रखते हैं। इस मकसद के लिए वे भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे पक्ष पर निगाह बनाए रखते हैं। किसी देश के कुछ गुप्त संगठन ऐसा क्यों करते हैं नंदिता मैम? इन सब के पीछे मकसद उपावरण है। दुश्मन देशों से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए इन संगठनों को भुगतान किया जाता है। उन्हें ठीक वैसा करने के लिए विभिन्न देशों के डेटाबेस तक पहुंचना होता है जो उनके खिलाफ हैं। इसलिए उन्हें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तुमने हैक्टिविस्ट्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो हमलावरों और कार्यकर्ताओं का मेल है और अपनी विचारधारा का दुनिया भर में प्रचार करना चाहते हैं। उनका मकसद किसी दुश्मन देश की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिकार करना और उनके ही देश में इसके चलते उनकी बदनामी करवाना है। हाँ, मैंने भी अक्सर खबरों में इन घुसपैठियों के बारे में सुना है जो राष्ट्रीय सूचना प्रणाली में बाधा डालते हैं। सही कहा राजेश। ये वैसे संगठन या लोग हैं जो विरोधी राष्ट्र के मूल्यवान डेटा को हासिल करना चाहते हैं। हे भगवान, क्या हम भी ऐसे संगठनों के निशाने पर आ सकते हैं नंदिता मैम? सच कहूं तो राजेश, इस तरह के लोगों के निशाने पर कोई भी आ सकता है। कौन जानता है किस संगठन या इंसान के पास कैसा डेटा मौजूद है। हाल में साइबर हमले का दायरा काफी बढ़ गया है। व्यक्तियों के अलावा कई दूसरे लक्ष्य भी हैं जिन्हें साइबर हमलावर कई तरीकों और माध्यमों से डराते रहते हैं। निजी कंपनियां और उद्योग वित्तीय लाभ या प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की वजह से औद्योगिक जासूसी के सबसे बड़े शिकार हैं। सिविल समाज पर महत्वपूर्ण जानकारी खोने या ब्लैकमेल होने का डर रहता है। यहां तक कि प्रकाशित या प्रसारित होने से पहले मीडिया की खबरें भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। सार्वजनिक आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने के लिए हमलावर सार्वजनिक संस्थानों पर हमेशा निगाह रखते हैं। इनके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कोर या संवेदी सूचना संस्थान, जिन्हें संक्षेप में CIIs कहते हैं, जैसे बिजली, रेल, सड़क और हवाई यातायात नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले संचार नेटवर्क होते हैं। अब तक हम जानते हैं कि जासूसी का मतलब किसी पर चोरी छिपे नजर रखना या जासूसों का उपयोग करना है। सैन्य संपत्ति हमेशा दुश्मनों का महत्वपूर्ण और रणनीतिक निशाना रही है। तो क्या ऐसे संगठन सिर्फ सैन्य खुफिया तंत्र को ही निशाना बनाते हैं मैम? जाहिरी तौर पर नहीं, वे व्यावसायिक संगठनों को भी निशाना बनाते हैं, क्योंकि कई व्यावसायिक संगठनों के पास ऐसा डेटा होता है जो उनके काफी काम आ सकता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। और भी खतरे हैं क्या मैम? सच कहूं तो राजेश, नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के लिए एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के बारे में भी जानना जरूरी है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ये क्या होता है नंदिता मैम? एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट वैसे घुसपैठिए होते हैं जो सिस्टम में एंटीवायरस होने के बावजूद हमला कर सकते हैं। इसको विस्तार से जानने के लिए चलो पहले मूल खतरों से बचाव के बारे में बात करते हैं। मूल खतरों से सुरक्षा जांच पर निर्भर करती है, जो आधारित होता है उनके हस्ताक्षर पैटर्न और एंड पॉइंट सुरक्षा के काम पर, जिसमें घुसपैठ रोकथाम प्रणाली या आसान शब्दों में IPS कहा जाता है, शामिल है। हालांकि नए साइबर खतरों ने बचाव के इन तरीकों को दरकिनार कर दिया है। सामान्य फायरवॉल या एंटीवायरस उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। इस तरह के खतरों के हमले
लंबे वक्त तक पकड़ में नहीं आते और इन्हें पकड़ने के लिए कई तरीकों एवं मजबूत दृष्टिकोण की जरूरत होती है, जैसे किसी भी असामान्य गतिविधि की जांच करना। ये तो वाकई में बहुत खतरनाक है। तो क्या कोई उपाय है जिससे हम अपने सिस्टम को इस तरह के हमलों से बचा सकें? बचाव के कई उपाय हैं राजेश। हालांकि मैं पहले एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के हमले के बारे में बताती हूँ। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट हमले, ये क्या होते हैं नंदिता मैम? ये कुछ चरण होते हैं जब कोई घुसपैठिया अपने पास रखे विकसित तकनीक से हमारे सिस्टम पर हमला करता है। ये काफी दिलचस्प है कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट संक्षेप में APTs के पैटर्न पर ध्यान दिया जाए। इस तरह के साइबर हमले का पहला मकसद कंप्यूटर में घुसपैठ और उस पर नियंत्रण करना है, जो लक्षित संगठन नेटवर्क का हिस्सा है। फिशिंग ईमेल्स, सोशल इंजीनियरिंग हमले, एप्लीकेशन की कमियों का फायदा उठाना या 0 दिन कमी में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल कर नेटवर्क की सुरक्षा से बच निकलना है। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद ये वापस अपने मास्टर को सूचित करता है, जो कमांड और कंट्रोल संक्षेप में CNC कहते हैं, है। पकड़े जाने के डर से हमलावर कुछ वक्त के लिए निष्क्रिय रहते हैं। लक्षित कंप्यूटर इस हमले के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम करता है और अंदर से होस्ट नेटवर्क पर हमले के मौके देखता रहता है। इस तरह अंत में APT संगठन के पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर लेता है। ये डेटा हासिल करने के लिए अपने दूसरे उपकरणों को भी काम पर लगा देता है। वांछित डेटा की पहचान होने पर ये डेटा की चोरी के लिए एक बिंदु बनाता है। हमलावर अपने मास्टर को वापस डेटा भेजना शुरू कर देता है। जैसे एक चोर सोने और गहने वाले किसी खजाने तक पहुंच गया है। हमलावर बहुत सतर्क रहता है और अपने हमले की योजना बहुत सावधानी से बनाता है। डेटा एन्क्रिप्टेड होता है क्योंकि ये नेटवर्क के अंदर तैनात उपकरणों से सावधान नहीं करता है, ताकि डेटा के नुकसान से बचा जा सके और गलत कार्यों में पकड़े जाने से बचने के लिए खेप में भेजता है। एक समझदार चोर हमेशा अपने निशान छिपाकर रखता है और एक होस्ट आमतौर पर क्लाउड आधारित बनाया जाता है, जहां चोरी किया हुआ डेटा अस्थायी रखा जाता है। अंत में डेटा वहां से हटाकर किसी अज्ञात स्थान पर रख दिया जाता है। अस्थायी जगह को नष्ट कर दिया जाता है। APT हमले के सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं ताकि हमले का कोई निशान या सबूत ना बचे। हालांकि नेटवर्क में उनका प्रभाव बरकरार रहता है और हमलावर अपनी इच्छा मुताबिक कभी भी वापस आ सकते हैं। ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट या संक्षेप में APT एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, जिसका उपयोग हमले के एक अभियान को बताना है, जिसमें एक घुसपैठिया या घुसपैठियों का दल एक नेटवर्क पर अवैध अधिकार कर लंबे समय तक बने रहते हैं ताकि संवेदनशील डेटा हासिल कर सकें। इन हमलों के लक्ष्य, जिनको काफी खोजबीन के बाद चुना जाता है, आमतौर पर बड़े उद्यम या सरकारी नेटवर्क होते हैं। इस तरह के हमलों के भयानक परिणाम आते हैं और शामिल हैं बौद्धिक संपदा की चोरी, जिसका मतलब है व्यापार संगठनों या व्यापार संगठनों से जुड़ी एजेंसियों से डेटा हासिल करना। वे संवेदनशील जानकारी को प्रभावित करते हैं, जैसे कर्मचारी और उपयोगकर्ता की निजी जानकारी चोरी करना। उसके बाद वे महत्वपूर्ण संगठनात्मक बुनियादी ढांचे में गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो डेटाबेस को मिटाना चाहेंगे, फिर पूरे साइट पर अधिकार करने की कोशिश करेंगे। APT हमले से बचने के लिए एक सामान्य वेब एप्लीकेशन पर हमले के मुकाबले ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है।
ये अपराधी आमतौर पर अनुभवी साइबर अपराधियों का एक दल होता है जिनके पास पर्याप्त वित्तीय मदद रहती है। कुछ एपीटी हमले सरकार से वित्त पोषित और साइबर युद्ध हथियारों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एपीटी हमले पारंपरिक वेब एप्लीकेशंस के खतरों से अलग होते हैं, उस दृष्टिकोण से कि वो ज्यादा जटिल होते हैं। वो हमला करके भाग नहीं जाते। एक बार नेटवर्क में घुसपैठ के बाद अपराधी वहीं रुकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें मैन्युअली एग्जीक्यूट करना पड़ता है और एक विशिष्ट चिन्ह के खिलाफ स्वचालित नहीं होते और एक बड़े लक्ष्य के खिलाफ लगातार भेजे जाते हैं। किसी एक भाग के विपरीत वो पूरे नेटवर्क में घुसपैठ करने का लक्ष्य रखते हैं। आमतौर पर होने वाले दूसरे हमलों जैसे दूरस्थ फाइल समावेशन या दूसरे शब्दों में RFI, SQL इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे XSS भी कहते हैं, का उपयोग अपराधी लक्षित नेटवर्क में पैर जमाने के लिए अक्सर करते हैं। अगला, ट्रोजन्स और बैकडोर शेल्स का उपयोग नेटवर्क में पांव पसारने और लक्षित परिधि के भीतर निरंतर उपस्थिति बनाए रखने के लिए करते हैं। संगठन एपीटी के हमलों को कैसे कम कर सकते हैं? जाहिर है, ये संगठन बेकसूर संगठनों को निशाना बनाते हैं और उनके सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। एपीटी हमले आमतौर पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क को निशाना बनाते हैं, व्यक्तियों को नहीं। इसके लिए भारी संसाधनों की जरूरत है, जो सिर्फ एक राष्ट्र या सरकार प्रायोजित या वित्त पोषित संगठन ही वहन कर सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एपीटी हमले लंबे वक्त तक छिपे रहने की कोशिश करते हैं। ये स्पष्ट है कि एपीटी हमले से संगठन की सुरक्षा के लिए उच्च कौशल, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और संसाधनों की आवश्यकता होती है। मालवेयर के हजारों प्रकार हैं जो एपीटी के खिलाफ किसी संगठन की सुरक्षा चुनौती को ज्यादा मुश्किल बनाते रहते हैं। नेटवर्क की लगातार निगरानी, लॉग का संग्रह और लॉग के विश्लेषण के साथ साथ विभिन्न संसाधनों से लॉग सह संबंध एपीटी हमले का पता लगाने में मदद करते हैं। कुछ पेशेवर उपकरण भी हैं, जैसे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट, जिसे संक्षेप में SIEM कहते हैं। ये सिस्टम सिसलॉग सर्वर से एकत्र किए गए लॉग के सह संबंध और विश्लेषण में मदद करता है। दरअसल एपीटी हमले में 5 चरण होते हैं। चलो मैं तुम्हें एक एक करके उनके बारे में बताती हूँ। एपीटी हमले के वो 5 चरण कौन कौन से हैं नंदिता मैम? फिशिंग हमले के विपरीत, जहां हमलावर किसी क्रम रहित पीड़ित को फंसाने के लिए बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड ईमेल्स भेजते हैं, एक एपीटी हमला एक भारी भरकम लक्ष्य तलाशता है और लक्ष्य उद्यम के बुनियादी ढांचे के भीतर कमियों की खोज में लगा रहता है। काफी प्रारंभिक चरण में एक वायरस, जिसे कॉन्फिगर वर्म कहा गया, सामने आया था। इसने 2008 में अपना विकराल रूप दिखाया और 200 से ज्यादा देशों में लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया और एक विशिष्ट यद्यपि परिष्कृत फिशिंग अभियान का एक उदाहरण है। इसके बाद 2011 में सिमेंटिक ने दावा किया कि एपीटी पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग की कंपनियों, जिन्हें निट्रो कहा गया, उसको निशाना बना रहा है। वो एक उत्कृष्ट एपीटी था जो छोटे स्तर के पीड़ितों के पीछे था। खैर, जब भी घुसपैठ के 5 चरणों की बात होगी, इसकी शुरुआत पूर्व परीक्षण से होगी। इस प्रारंभिक चरण में हमलावर अपने लक्ष्य को समझने के लिए कई कारकों से जानकारी प्राप्त करता है। हमलावर भी काफी विवेकपूर्ण कार्य करने लगे हैं।
और कभी-कभी कंपनी की वेबसाइटों, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग कर इस हमले की जिम्मेदारी संगठन के अंदर किसी विशेष व्यक्ति पर डाल देते हैं। दूसरा चरण धावा बोलने का है। इस तरीके से घुसपैठिए चुपचाप एक सिस्टम पर आक्रमण करते हैं। एक बार अनजान पीड़ित के दायरे में जाने के बाद हमलावर कमियों वाले कंप्यूटर्स में लक्षित मालवेयर डाल देते हैं। अगला है खोज। अब हमलावर छिपके रहते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए आराम से काम करते रहते हैं। फिर वहीं अंदर से संगठन की सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं और एक युद्ध रणनीति बनाकर एक साथ कई समानांतर हमले कर देते हैं। हासिल करने का काम आमतौर पर हमलावर करते हैं। हमलावर असुरक्षित सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे डेटा हासिल करते रहते हैं, पीड़ित उपक्रम को बिना खबर हुए। वो डेटा चोरी करने या कामकाज बाधित करने के लिए मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अंत में आता है एक्सफिल्ट्रेशन। इस स्तर पर हासिल की गई जानकारी को हमलावर दल के पास विश्लेषण और शायद भविष्य में उपयोग और धोखाधड़ी के लिए भेजा जाता है। खैर राजेश, अब तक हमने जो भी चर्चा की है वो पर्याप्त नहीं है। इंटरनेट उपयोग करते वक्त ब्लेंडेड थ्रेट्स भी आते हैं। ब्लेंडेड थ्रेट्स ये क्या होते हैं मैम? ब्लेंडेड थ्रेट्स का उपयोग साइबर विशेषज्ञ कई प्रोग्राम्स को संयोजित करने जैसे वायरस और ट्रोजन्स में करते हैं ताकि कंप्यूटर को पूरी तरह तबाह कर सकें। वो ऐसा कैसे करते हैं मैम? मीडिया के कई माध्यमों से ज्यादा जागरूकता के चलते उपयोगकर्ता पारंपरिक खतरों के बारे में समझदार हो गए हैं, पर ये अंत नहीं है। साइबर अपराधी इस दौड़ में आगे रहने के लिए तरीके और साधनों की लगातार खोज करते रहते हैं। मौजूदा वक्त में वर्म्स, ट्रोजन्स और वायरसेस तथा दूसरे मालवेयर के सभी घटकों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा क्षति करना और खतरे के पकड़े जाने को मुश्किल बनाना और उसकी सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में ब्लेंडेड थ्रेट्स हमले के परिष्कृत रूप हैं, जिसमें वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस और मैलिशियस कोड के सबसे बुरे पक्षों को मिलाकर एक खतरा बनाया गया है। ब्लेंडेड थ्रेट्स की पहचान ये है कि वो इन्फेक्टेड सिस्टम या नेटवर्क को खराब कर कई माध्यमों के जरिए फैलते रहते हैं। वेबसाइट्स के लिंक जहां से मालवेयर या स्पाईवेयर गुप्त रूप से कंप्यूटर में डाउनलोड किए जाते हैं, स्पैम ईमेल्स या त्वरित संदेशों के जरिए फैलाए जाते हैं और ब्लेंडेड हमले का ही रूप है। ब्लेंडेड हमले की गंभीरता को मोबाइल ऑपरेटर के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे कुछ ही दिनों में 1 करोड़ का नुकसान हुआ। घटना के मुताबिक उपभोक्ताओं को हजारों की संख्या में मिस्ड कॉल अलर्ट्स मिले थे। जब उन्होंने उन नंबरों पर वापस कॉल किया तो उन्हें एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था कि नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में कॉल करें। हकीकत में वो जिस नंबर को डायल कर रहे थे वो एक अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह फोन सेवा थी और 1 मिनट का कुछ $, खर्च आ रहा था। बिल मिलने के बाद जब तक उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, उससे पहले ही उनके ऑपरेटर ने उपग्रह कंपनी को भुगतान कर दिया था। हालांकि ऑपरेटर ने अपने पास से उपभोक्ताओं के पैसे वापस कर दिए, पर उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ब्लेंडेड थ्रेट में लक्षित कंप्यूटर पर अटैचमेंट के साथ एक ईमेल भेजा जा सकता है। अटैचमेंट में प्रारंभिक पेलोड एक वायरस हो सकता है। इसमें वर्म वाली क्षमता भी हो सकती है, जो मूल इन्फेक्शन के बाद फैलने लगती है। ब्लेंडेड थ्रेट प्रोग्राम्स के प्रत्यक्ष उदाहरणों में कोड रेड और बगबेयर शामिल हैं। आधुनिक मालवेयर में ज्यादातर हिस्सा ब्लेंडेड थ्रेट्स का ही है।
हालांकि उन्हें वर्म या वायरस नाम से संबोधित किया जाता है। ये बॉटनेट्स के साथ विशेष रूप से सही है, जहां कई तरह से हमले होते हैं और फैलने के माध्यम होते हैं। ट्रोजन हॉर्स की तरह कार्यक्षमता और फिर एक समन्वित डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स शुरू करने की क्षमता होती है। तो हमें इस तरह के खतरों से भी सतर्क रहना चाहिए। बेशक राजेश, चलो अब मैं तुम्हें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के बारे में बताती हूँ। ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या है मैम? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेट पर कोई विशेष वेबसाइट जो और दिन तो जल्दी खुल जाती थी, पर उस दिन कई बार प्रयास के बावजूद नहीं खुल रही और तुम अपनी परीक्षा का परिणाम नहीं देख सकते जो अभी अभी घोषित किया गया है और वेब पर डाल दिया गया है? दूसरे कारकों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर अचानक लोगों की भीड़ बढ़ जाती है और सब वेबसाइट लिंक पर एक साथ क्लिक करने लगते हैं। मशीन या नेटवर्क पर एक साथ ज्यादा लोगों की भीड़ उसे पहुंच से बाहर कर देती है। तुम इसे सड़क पर होने वाले ट्रैफिक जाम से भी समझ सकते हो, जहां एक साथ कई कार सड़क पर आ जाती हैं। ये एक उदाहरण है जब वेबसाइट अपनी स्वयं की अपर्याप्तता की वजह से उपलब्ध नहीं है। हालांकि डिनायल ऑफ सर्विस या DOS हमला मैलिशियसली निर्देशित ट्रैफिक से छोड़ा जाता है। वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर पर और इस पर इतने ज्यादा अनुरोध आ जाते हैं कि नतीजतन ये अपर्याप्त हो जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक नेटवर्क या सर्वर से इन अनुरोधों को प्रमाणित किया जाना चाहिए, पर उन्हें वापसी का पता अमान्य मिलता है। नतीजतन सर्वर कनेक्शन को बंद करने से पहले अमान्य पते पर प्रमाणीकरण की स्वीकृति के लिए भेजता रहता है और उनके इंतजार में व्यस्त हो जाता है। हमलावर इस तरह के प्रमाणीकरण के संदेश लगातार भेजना जारी रखते हैं। मशीन या नेटवर्क ट्रैफिक को उस क्षमता से अधिक नहीं संभाल सकता जो इसके लिए बनाया गया है। फिर इसके काम की रफ्तार धीमी हो जाती है और ये तब तक वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध रहता है जब तक हमला होता रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम भेजने वाले को पुष्टि करना चाहते हो कि तुम्हें मांगा गया सामान मिल गया है, पर दिया गया वापसी का पता अमान्य है। तुम्हें पेज बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि तुम पुष्टि नहीं भेज देते। जब मशीन या नेटवर्क पर भीड़ बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS अटैक कहते हैं। ऐसे हमले इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एक ही समय में कई हमलावरों को रोकना और उनसे निपटना असंभव हो जाता है। DOS अटैक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्मर्फ अटैक, SYN अटैक, पिंग ऑफ डेथ अटैक, टीयर ड्रॉप अटैक, फ्रैगल अटैक। तो हमें ऐसे शैतानों से भी सतर्क रहना है मैम। बेशक राजेश, पर अभी तो और भी हैं। रैनसमवेयर के बारे में सुना है कुछ? रैनसमवेयर, ये क्या होता है नंदिता मैम? रैनसमवेयर एक परसिस्टेंट मालवेयर है जो सिस्टम में लगातार गड़बड़ी पैदा करता रहता है। सोचो कि तुम अपने कंप्यूटर पर इस स्क्रीन को खोज रहे हो या शब्दों को ऐसे रख रहे हो। जब रैनसमवेयर तुम्हारे सिस्टम में पहुंच जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, स्क्रीन नहीं बदलेगी। तब तुम समझ जाओ कि ये रैनसमवेयर हमला है। जब आपको ये महसूस हो कि आपने चेतावनी को लगातार अनदेखा किया था और सिस्टम का बैकअप नहीं लिया था, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे मामलों में आपके पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, अपराधी की मांगों को स्वीकार करना। आमतौर पर रैनसमवेयर किसी सिस्टम में एक मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट, एक इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड और मैलिशियस वेबसाइट या लिंक के जरिए इंस्टॉल किया जाता है। जब सिस्टम रैनसमवेयर से इन्फेक्ट हो जाता है तो वो बंद हो जाता है
उपयोगकर्ताओं की फाइल्स एन्क्रिप्ट हो जाती हैं या कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं तक उपयोगकर्ता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। रैंसमवेयर पॉपअप भेजना शुरू कर देगा जिसमें कंप्यूटर की सेवाएं उपयोगकर्ता के लिए फिर बहाल करने के एवज में फिरौती की मांग की जाएगी। इसके अलावा रैंसमवेयर आधारित कुछ एप्लीकेशंस ये दिखावा करती हैं कि पुलिस या सरकारी एजेंसी है और दावा करते हैं कि उपयोगकर्ता का सिस्टम सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है और इसे फिर शुरू करने के लिए जुर्माना या फीस भरनी पड़ेगी। एक प्रकार के रैंसमवेयर वानाक्राई के हमलों ने साइबर सुरक्षा में कमियों को उजागर किया। ये अभी हाल ही की घटनाएं हैं। इसने भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या आसान शब्दों में JNPT पर हमला कर दिया था। 3 में से एक टर्मिनल का कामकाज प्रभावित हुआ था। ये हमला वैश्विक स्तर पर एक बड़े रैंसमवेयर हमले का हिस्सा था, जिसने तमाम रूसी तेल कंपनियों, यूक्रेन के बैंकों और यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियों, संक्षेप में MNCs का कामकाज बंद कर दिया था। हालात को सामान्य करने में काफी वक्त और मेहनत लगी। इससे पता चल गया कि इतने बड़े स्तर पर रैंसमवेयर हमले के लिए कृत संकल्पित हमलावरों को काफी सामंजस्य बनाना पड़ा होगा। वैश्विक स्तर के संस्थानों या महत्वपूर्ण सूचना संरचना को नुकसान पहुंचाने के लिए सुरक्षा को लेकर उठाए गए तमाम सर्वोत्तम उपायों के बावजूद। रैंसमवेयर से बचने के लिए क्या करना चाहिए नंदिता मैम? जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जरूरी है कि हम संदिग्ध फिशिंग ईमेल्स पर क्लिक न करें। ये खतरे तब पैदा होते हैं जब हम कम सोचते हैं और हर तरह की वेबसाइट्स पर खुशी से क्लिक कर देते हैं। इन्हीं साइट से खतरे हमारे सिस्टम में पहुंचते हैं। रैंसमवेयर हमले मुख्यतः इसी तरीके व माध्यमों से किए जाते हैं। अपने कंप्यूटर का बैकअप लेना सिर्फ बुद्धिमानी नहीं है, वरन ऐसा करने के लिए सख्त सुझाव दिया जाता है। अगर तुम इस हमले का शिकार हो जाते हो तो तुम्हें सिर्फ ये करना है कि जो ड्राइव इन्फेक्ट हुई है उसे मिटा दो या हटा दो या फॉर्मेट कर दो और अपने बैकअप से फाइल्स को फिर से लोड कर लो। तो हमें सिस्टम का बैकअप भी जरूर रखना चाहिए। हाँ, पर तुम्हें अंदरूनी खतरों और हमलों से भी सावधान रहना चाहिए। अंदरूनी खतरे और हमले वो क्या होते हैं नंदिता मैम? राजेश, किसी भी संगठन के अंदर भी लोग होते हैं जो नेटवर्क संचालन में विशेषज्ञ हो सकते हैं। हमने रामायण की वो कहानियां खूब सुनी हैं जिसमें कहा गया है कि रावण के पतन की वजह उसका अपना भाई था, जिसने राम को महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराई थी। साइबर स्पेस में भी यही हाल है। एक पूर्व कर्मचारी जानबूझकर या लापरवाही से दूसरी कंपनी को जानकारी दे सकता है और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अंदरूनी हमला एक सामान्य घटना है, पर दूसरे हमलों की तरह नहीं है। अंदरूनी हमले की मुख्य वजह उन कंपनियों में लापरवाही और असावधानी का रवैया है जहां प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि लंबे वक्त तक इसे खोज पाना या इसका पता लगा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम तब तक किसी पर संदेह नहीं करते जब तक किसी उल्लंघन का पता नहीं चल जाता। हमें ये अवश्य याद रखना चाहिए कि उल्लंघन से उबरने की कीमत तब तक चुकानी पड़ती है जब तक उसका पता नहीं चल जाता। वो कौन लोग होते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में कोई खतरा पैदा कर देते हैं, और ये कैसे होता है और हमें किस पर ध्यान देने की जरूरत है नंदिता मैम? वो कोई भी हो सकता है। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई या कोई जो छोड़कर चला गया है। वो तुम्हारे संगठन के सिस्टम में घुसपैठ कर खराबी पैदा कर सकता है। ज्यादातर संगठनों में कुछ ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं
जिन्हें कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं। अनजाने में डेटा उल्लंघन इस बात पर निर्भर करेगा कि इन अधिकारों को संभालने के लिए ये लोग कितने सावधान और सतर्क हैं। डेटा का दुरुपयोग करने के ज्यादातर मौके इन्हीं लोगों के पास हैं। संगठन में बड़ी संख्या में आगंतुक भी आते हैं जो सिस्टम को ठीक करने या मेंटेन करने आते हैं। इन लोगों को भी उन सिस्टम में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। बनावट या डिफॉल्ट से संबंधित सारी प्रक्रियाएं सही जगह पर होनी चाहिए ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। हमने तीसरी श्रेणी के लोगों के बारे में चर्चा की थी। वो भी अंदरूनी खतरा पैदा कर सकते हैं। ये वैसे कर्मचारी होते हैं जो किसी वजह से उनकी सेवाएं खत्म होने या बेहतर मौके की तलाश में संगठन छोड़ देते हैं। उनकी आत्मा बार बार उन्हें पिछले साहब या संगठन से बदला लेने के लिए उकसाती रहती है। कभी कभी प्रशासक उनके सिस्टम में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना भूल जाता है और उनका प्रवेश पहले की तरह जारी रहता है, जिससे काफी हानि होती है। अब यहीं समाप्त करते हैं। तब तक तुम नीचे दिए गए चित्र में वेक्टर्स के स्कोर को देखो, जो सूचना प्रणाली पर हमला करने वाला है। इन वेक्टर्स में से ज्यादातर के बारे में हमने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के इस भाग में समझ लिया है। बाकी बचे वेक्टर्स के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। अब तक हमने जो भी सीखा है उसके बारे में जानने के लिए किसी तस्वीर पर क्लिक करें। मूल खतरों से बचाव के लिए साइबर में शुद्धता और उपयोगकर्ता के पास कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती थी, पर नए साइबर खतरों से निपटने के लिए कई चरणों में सुरक्षा जरूरी है, जिसमें खतरों की गंभीरता, ज्ञान और आवश्यक निपुणता जैसे सुरक्षा कवच शामिल हैं। दृश्य में अभिनेता से मतलब उन हमलावरों से है जो नेटवर्क के जरिए किसी दूसरे के सिस्टम में घुसना चाहते हैं। निजी कंपनियां और उद्योग वित्तीय लाभ या प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की वजह से औद्योगिक जासूसी के सबसे बड़े शिकार हैं। सिविल समाज पर महत्वपूर्ण जानकारी खोने या ब्लैकमेल होने का डर रहता है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट वैसे घुसपैठिए होते हैं जो सिस्टम में एंटीवायरस होने के बावजूद हमला कर सकते हैं। इसको विस्तार से जानने के लिए पहले मूल खतरों से बचाव के बारे में बात करते हैं। एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट या संक्षेप में एपीटी एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, जिसका उपयोग हमले के एक अभियान को बताता है, जिसमें एक घुसपैठिया या घुसपैठियों का दल एक नेटवर्क पर अवैध अधिकार कर लंबे समय तक बने रहते हैं ताकि संवेदनशील डेटा हासिल कर सकें। जब भी घुसपैठ के 5 चरणों की बात होगी, इसकी शुरुआत पूर्व परीक्षण से होगी। इस प्रारंभिक चरण में हमलावर अपने लक्ष्य को समझने के लिए कई कारकों से जानकारी प्राप्त करता है। हमलावर भी काफी विवेकपूर्ण कार्य करने लगे हैं और कभी-कभी कंपनी की वेबसाइटों, सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग कर इस हमले की जिम्मेदारी संगठन के अंदर के किसी विशेष व्यक्ति पर डाल देते हैं। इस तरीके से घुसपैठिए चुपचाप एक सिस्टम पर आक्रमण करते हैं। एक बार अनजान पीड़ित के दायरे में जाने के बाद हमलावर कमियों वाले कंप्यूटर्स में लक्षित मालवेयर डाल देते हैं। पता लगाने के स्तर पर हमलावर छिप के रहते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए आराम से काम करते हैं। फिर वहीं अंदर से संगठन की सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं और एक युद्ध रणनीति बनाते हैं और फिर एक साथ कई समानांतर हमले कर देते हैं। हासिल करने का काम आमतौर पर हमलावर करते हैं। हमलावर असुरक्षित सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं
और धीरे धीरे डेटा हासिल करते रहते हैं, पीड़ित उपक्रम को बिना खबर हुए। इस स्तर पर हासिल की गई जानकारी को हमलावर दल के पास विश्लेषण और शायद भविष्य में उपयोग और धोखाधड़ी के लिए भेजा जाता है। फिशिंग हमले के विपरीत, जहां हमलावर किसी क्रम रहित पीड़ित को फंसाने के लिए बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड ईमेल्स भेजते हैं, एक एपीटी हमला एक भारी भरकम लक्ष्य तलाशता है और लक्ष्य उद्यम के बुनियादी ढांचे के भीतर कमियों की खोज में लगा रहता है। ब्लेंडेड थ्रेड्स का उपयोग साइबर विशेषज्ञ कई प्रोग्राम्स को संयोजित करने, जैसे वायरस और ट्रोजन्स में करते हैं, ताकि कंप्यूटर को पूरी तरह से तबाह कर सकें। डिनायल ऑफ सर्विस या DOS हमला मैलिशियसली निर्देशित ट्रैफिक से छोड़ा जाता है। वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर पर और इस पर इतने ज्यादा अनुरोध आ जाते हैं कि नतीजतन ये अपर्याप्त हो जाती है। जब रैंसमवेयर तुम्हारे सिस्टम में पहुंच जाएगा, तुम कुछ भी कर लो, स्क्रीन नहीं बदलेगी, तब समझ लेना चाहिए कि ये रैंसमवेयर हमला है। जब आपको ये महसूस हो कि आपने चेतावनी को लगातार अनदेखा किया था और सिस्टम का बैकअप नहीं लिया था, तो बहुत बुरा लगता है। एक प्रकार के रैंसमवेयर WannaCry के हमलों ने साइबर सुरक्षा में कमियों को उजागर किया। ये अभी हाल की घटनाएं हैं। इसने भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या आसान शब्दों में JNPT पर हमला कर दिया था। अंदरूनी हमले की मुख्य वजह उन कंपनियों में लापरवाही और असावधानी का रवैया है, जहां प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है।